हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अगेन सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन इंस्टीट्यूट मटेरियल वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के एमसीक्यूज़ हमने पहले डिस्कस कर लिए और आज हमारा डिस्कशन क्लास है रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यूज़। तो नो डाउट सबके पास स्टडी मटेरियल है और स्टडी मटेरियल के ही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने भी वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? टिलिंग ऑफ सॉइल, सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलोइंग इनटू अ मैनहोल टू द रोड, पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर। अब देखो सिंपली कह रहा है प्रोडक्शन मतलब जहाँ आपने कुछ बनाया उसकी बात कर रहे हैं। तो लास्ट तीन केसेस में तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट टिलिंग ऑफ सॉइल ये तो प्रोडक्शन के लिए है ना, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। द एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। जब एम पी इज इक्वल टू ए पी होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए पी कहाँ होता है बेटा? मैक्सिमम पे। तो ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देख लो, लिखा है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रपोर्शंस। यहाँ पे रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है, और क्या रिटर्न टू स्केल फैक्टर प्रपोर्शन पे डिपेंड करता है? नहीं, वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज ओनली बिकॉज ऑफ इनडिविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर प्रपोर्शन, ये भी गलत है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन अक्रू व्हेन इंडस्ट्री एक्सपैंड्स बियॉन्ड ऑप्टिमम। नो, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमने पढ़ा हुआ है और इंटरनल इकोनॉमीज भी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? लैंड बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको आप क्रिएट नहीं कर सकते। इट्स सप्लाई फॉर द इकोनॉमी इज लिमिटेड, ये तो करेक्ट है। इट इज़ इमोबाइल, कहीं ऐसे ले करके हम लैंड नहीं ना घूम सकते। इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स। नो, फोर फादर्स ने इसको नहीं बनाया है, ये नेचर का गिफ्ट है। नेक्स्ट, which of the following statements is true? Accumulation of capital depends solely on income of individuals। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम पे ही कैपिटल का एक्यूमुलेशन डिपेंड नहीं करता है। हाउस होल्ड के अलावा फर्म्स भी एक्यूमुलेट करते हैं कैपिटल को। सेविंग्स कैन बी इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी सेविंग्स इन्फ्लुएंस होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि जैसे अगर मान लो टैक्स रेट उन्होंने डिक्रीज कर दिया तो आप सेविंग ज़्यादा कर पाओगे, इंक्रीज कर दिया तो कम कर पाओगे, एंड सो ऑन। एक्सटर्नल इकोनॉमीज गो विथ साइज एंड इंटरनल इकोनॉमीज विथ लोकेशन। द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। लेबर का सप्लाई कर्व क्या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है? नो, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो करेक्ट आंसर खाली एक बी है, जिसमें लिखा है कि सेविंग्स इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट, in the production of wheat, all the following are variable factors that are used by the farmer, except the seed and fertilizer used when the crop is planted, the field that has been cleared of trees and in which the crop is planted। क्या कह रहा है कि जब हम wheat का प्रोडक्शन करते हैं तो ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो कि फार्मर यूज़ करता है, बट द फील्ड दैट हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ ट्रीज एंड इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड, तो फील्ड की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है, और लैंड क्या है यहाँ पे? वेरिएबल फैक्टर है? नो, वो तो फिक्स फैक्टर है। सीड्स एंड फर्टिलाइजर वेरिएबल फैक्टर है। Tractor used by the farmer in planting and cultivating not only wheat but also corn and barley, ये भी variable factors है। The number of hours that the firm spends in cultivating the wheat fields, ये भी variable factors है। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि बी में हम लैंड की बात कर रहे हो, लैंड क्या है? एक फिक्स फैक्टर। The marginal product of a variable input is best described as total product divided by the number of units of variable input। अगर TP divided by quantity है तो यहाँ हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट की। द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। येस, अगर एक वेरिएबल इनपुट, जैसे अगर मान लो लेबर है, आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, तो लेबर को इंक्रीज करने से जो आपकी एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाइज, अगर हमारा मार्जिनल रिटर्न फॉल कर रहा है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने बताया भी है कि जो रिलेशन हमने रेवेन्यू में देखा है वही रिलेशन कॉस्ट में चलता है, जस्ट उसका रिवर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फ्रेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होगा एंड बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म्स नीदर लिविंग नॉर एंटरिंग द इंडस्ट्री, जनरली अ पीरियड विच इज शॉर्टर देन 1 ईयर, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। करेक्ट आंसर होगा ए कि कम से कम एक फैक्टर तो उसमें से फिक्स्ड होगा, बाकी भले वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट, the marginal average and total product curves encountered by the firm producing in the short run exhibit all of the following relationships except when TP is rising, average product and marginal product may be either rising or falling. When marginal product is negative, TP and AP are falling. When AP is at maximum, MP equals AP and total product is rising. When marginal product is maximum, average product equals marginal product and टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। तो देखो पहला 3 रिलेशन तो सही है, कह रहा है कि जब टीपी राइज करेगा तो एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो नो डाउट ये दोनों फॉल करेंगे। जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होगा एंड हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा, ये रिलेशन तो हमने कहीं बताया ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी कि ये पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टू इकोनॉमिक्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज दैट, पहले बताया कि शॉर्ट रन में बेसिकली एक फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, बाकी वेरिएबल्स होते हैं। तो शॉर्ट रन में सारे इनपुट्स फिक्स्ड होंगे, शॉर्ट रन में फर्म वेरीज करेगा ऑल ऑफ इट्स इनपुट। इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म्स इनपुट लेवल इज फिक्स्ड। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? The relationship between market price and quantity supplied, the relationship between the firm's total revenue and cost of production, the relationship between the quantities of inputs needed to produce a given level of output. करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, इनपुट आउटपुट के रिलेशन की। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करें तो बेसिकली ये शॉर्ट रन के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, द शॉर्ट रन एंड बट नॉट द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर, डिमिनिशिंग रिटर्न कब होगा, व्हेन यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, व्हेन यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, व्हेन द साइज ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड इन द लॉन्ग रन, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड इनपुट इज इंक्रीज एंड रिटर्न टू द वेरिएबल इनपुट फॉल। अब डिमिनिशिंग रिटर्न कब होता है, जब हम वेरिएबल इनपुट को फिक्स्ड इनपुट के साथ ऐड करते हैं और उसकी वजह से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे फॉल करता है। मतलब हर एक एडिशनल इनपुट से जो प्रोडक्शन है वो फॉल करता है। क्लियर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, कि बी क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 14 to 16। अब यहाँ देखो हमारे पास टोटल आउटपुट दिया है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, ये बेसिकली टीपी है और ये एमपी है। तो एमपी को आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली टीपीएन माइनस 1 करके। तो ये जो 80 है, सिंपली हमने क्या किया होगा, यहाँ 80 कैसे निकाला होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये TP2 है और ये TP1 है, तो TP2 माइनस TP1 करके, ठीक है। ये 80 दिया हुआ है, TP2 नहीं दिया हुआ है और TP1 कितना दिया है 100, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 180। क्लियर, अब 180 माइनस 240 कितना हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट इज अ टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। टोटल आउटपुट कितना है, टोटल आउटपुट तो हमारे पास दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट किया 180, तो करेक्ट आंसर होगा सी 180। व्हाट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड लेबर ऑफ आवर ऑफ लेबर, तो ये हमने कैलकुलेट किया था 60, तो करेक्ट आंसर होगा ए 60। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर। अब यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट पूछा है पहले 3 आवर्स ऑफ लेबर का, तो ये दिया हुआ है ना 240 डिवाइडेड बाई 3, सिंपली कितना हो जाएगा 80, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व्स इज नेवर यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट कर्व होता है
मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी होता है। बट अगर हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व की बात करेंगे तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बट ये कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, total cost is a short run is classified into fixed cost and variable cost. Which one of the following is a variable cost? Cost of raw material, cost of equipment, interest payment on past borrowing, payment of rent on building. No doubt अगर हम लोग cost of raw material की बात करें तो ये क्या है? Variable cost है। In the short run, when the output of a firm increases, its average fixed cost शॉर्ट रन में जैसे जैसे फर्म का आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशंस में बताया भी है। करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व। ये भी हमने बताया है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ही हम प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व कहते हैं। If a firm moves from one point on a production isoquant to another, which of the following will not happen? A change in the ratio in which the inputs are combined to produce output, a change in the ratio of marginal product of the input, a change in the marginal rate of technical substitution, a change in the level of output. कह रहा है अगर फर्म मूव करेगा एक पॉइंट से ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वेंट टू अनदर, तो इस केस में ना हमारा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा रिलेटेड होता है एडिशनल कॉस्ट से या वेरिएबल कॉस्ट से। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, वेरिएबल कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, marginal cost must also be rising. When the average cost is rising, marginal cost must be falling. When the average cost is rising, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से के ऊपर होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज डिक्रीज का तो नहीं, बट हाँ अबव हमेशा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो आप अपने पॉकेट से पे करते हो। द वेजेस प्रोप्राइटर कुड हैव मेड, नो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। द इनकम दैट कुड हैव बीन अर्नड इन ऑल्टरनेटिव यूजेस, नो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म, द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म। जो वेजेस फर्म पे कर रहा है वो उनकी पॉकेट से जा रहा है और वो उनको बुक्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, which of the following is an example of implicit cost? Interest that could have been earned on retained earnings used by the firm to finance expansion. अगर आप अपने बिजनेस में अपना कैपिटल यूज़ कर रहे हो, अगर वही कैपिटल आपने कहीं और यूज़ किया होता तो नो डाउट आपको इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, इसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, अब देखो ये डेटा यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 27 से 29 तक का आंसर करना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट बताना है, तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन में हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन करके। क्या मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है? नहीं, बट मेरे पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। पहले दिया है 240, फिर दिया है 330, फिर दिया है 410। खुद सोचो कि यहाँ पे जीरो लेवल पे अगर हमारा टोटल कॉस्ट 240 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 240 होगा, और बाकी जो बचेगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे अगर 240 है तो ये हो जाएगा 70, और यहाँ 240 है तो जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमें क्या चाहिए था? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है 240 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 120 हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6th यूनिट ऑफ आउटपुट इज, अब 6th यूनिट ऑफ आउटपुट है, इसका हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो करते हैं ना, टोटल कॉस्ट TCN माइनस 1, तो ये हो जाएगा 80, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स स्टार्ट टू अकर बिटवीन। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सब अपना आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, देखो अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने पहले भी बताया है कि अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं कि एडिशनल कॉस्ट की। द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू of the relationship between the marginal cost function and the average cost function? If marginal cost is greater than average total cost, तब average total cost fall करेगा। The average total cost intersects the marginal cost curve at minimum marginal cost. The marginal cost curve intersects the average total cost curve at minimum ATC. तो रिलेशनशिप तो सी करेक्ट है ना कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा इंटरसेक्ट करता है एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन? नो डाउट हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन?
प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ लेबर, टैक्सेस, प्राइस ऑफ द फर्म्स आउटपुट। अब फर्म के आउटपुट के बेसिस पे कॉस्ट फंक्शन नहीं चलता है बल्कि इनपुट के बेसिस पे चलता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन। अगेन यहाँ पे टीसी किसके बराबर होगा, टीवीसी प्लस टीएफसी, जो कि देखो यहाँ ले जाओगे तो ये टीवीएफसी प्लस टीवीसी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, सपोज आउटपुट इंक्रीजेज इन द शॉर्ट रन, तो उस केस में हमारे टोटल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ओनली, इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अलग होता है, वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज फॉल्स। It represents the least cost input combination for producing each level of output. It is derived from a series of short and average cost curve. The short run cost curve at the minimum point of the long run average cost curve represents the least cost plant size for all the levels of output. क्या कह रहा है, कह रहा है कि the short run cost curve at the minimum point of the long run average cost curve, उल्टा बोला है ना, क्योंकि long run एवरेज कॉस्ट हम किससे डिराइव करते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द नेगेटिवली स्लोप दैट इज फॉलिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये किसकी वजह से होता है, नो डाउट ये होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है स्पेशलाइजेशन की वजह से, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द पॉजिटिवली स्लोप दैट इज राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये किसकी वजह से होता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। नेक्स्ट, अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी कितना दिया हुआ है, एटीसी हमारे पास दिया हुआ है 300 5 यूनिट्स का, एंड 320 दिया हुआ है 6 यूनिट्स का, तो मार्जिनल कॉस्ट के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पहले आप एटीसी की हेल्प से, दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट की हेल्प से टोटल कॉस्ट निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, क्वांटिटी दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 420, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ₹150 एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट। हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्म ने 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाया और उसका एवरेज टोटल कॉस्ट कितना था, 150, एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेदर इट प्रोड्यूसेस और नॉट, भले वो बनाए या ना बनाए पर उनको कितना पे करना ज़रूरी है, 350। तो जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, 350, एंड एवरेज टोटल कॉस्ट है 150। तो अगर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालना पड़े तो हम निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1050। तो 1050 में अगर 350 फिक्स कॉस्ट है तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा दैट इज 700, ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 700। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जो कि 700 आया है, इसे मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने, 700 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 100। तो वेरिएबल पोर्शन कितना हो गया, 100, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 100। नेक्स्ट, अ फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इफ फिक्स कॉस्ट आर 400, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब क्वेश्चन में देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है और ये टोटल फिक्स कॉस्ट कह रहा है। तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि मेरे पास टीवीसी दिया है डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 200। और वैसे ही अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दी है, 400 एट यूनिट 5, तो ये हो जाएगा 80। तो व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस 80, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 280। नेक्स्ट, a firm's average fixed cost is 20 at 6 units of output, what will it be at 4 units of output। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरे पास दिया हुआ है 20, तो क्या हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, 120। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 30, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन, येस।
मैन कैन क्रिएट मैटर, द सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, इसको क्या प्रोडक्शन मानते हैं? नो। व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स मैटर। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? हमेशा याद रखना कि एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस क्या होता है? इनोवेशन, बट इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज भी है, रिस्क बियरिंग भी है और इनोवेटिंग भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। In describing a given production technology, the short run is best described as lasting up to 6 months from now, up to 5 years from now, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed. जब तक कोई एक फैक्टर फिक्स्ड है तब तक शॉर्ट रन चलेगा. If decreasing return to scale are present, then if all inputs are increased by 10%, उस केस में क्या होगा? नो डाउट हमारा आउटपुट बढ़ेगा बट 10% से कम बढ़ेगा. क्लियर? तो ऑप्शन सी देखो, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%. द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट, द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा याद रखना कि किसका रिलेशन होता है? इनपुट आउटपुट का. If the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that marginal product of labor is negative, the marginal product of labor is zero, the average product of labor is falling. तब करेक्ट क्या होगा? सी. और ये सब रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई है. द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर. तभी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एपी क्या होता है? मैक्सिमम पे होता है एंड एपी इज इक्वल टू एमपी होगा. द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल द अजम्पशंस मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट द अजम्पशन दैट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. बल्कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है. देयर मस्ट बी सम इनपुट्स जो कि फिक्स्ड होंगे. वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट, ना कि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल टर्म्स देखते हैं. द टेक्नोलॉजी इज गिवन स्टेबल. करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम क्या मानते हैं? स्टेबल मानते हैं. व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? ये हमने बहुत बार बता दिया. ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड रिटर्न टू स्केल, तो करता है. रिटर्न ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल भी करता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी करता है. बट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूड नहीं करता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. एंड आइसोक्वेंट शोज, आइसोक्वेंट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है. ऑल द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स that can be produced by using a given set of output fully and in the best possible way. All the alternative combination of two products amongst which a producer is indifferent because they yield the same profit. All the alternative combination of two inputs that yield the same total product. Correct answer होगा C. Next, economies of scale exist because as a firm increases its size in the long run, labor and management can specialize in their activities more. As a larger input buyer, the firm can get finance at lower cost and purchase input at a lower per unit cost. The firm can afford to employ more sophisticated technology in production. अब लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो जो फर्म की साइज़ है वो इंक्रीज करती है एंड उसका रीज़न ये सब है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, द प्रोडक्शन फंक्शन. अगेन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा है. प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशन है इनपुट आउटपुट का. tells us the maximum attainable output from a given combination of input और ये एक्सप्रेस करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो एग्जिबिट्स. ये क्या एग्जिबिट कर रहा है? देखो आउटपुट पहले 0 था, फिर 23 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ. और अगर हम यहाँ से, क्योंकि मान लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0, देन 23, देन 17, देन 10. तो ये फॉल ही हो रहा है ना, तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन अ शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? रेंट नहीं, ये तो फिक्स्ड है. वेजेस पेड ये वेरिएबल है. इंटरेस्ट पेमेंट ये भी फिक्स्ड होता है और लीज का पेमेंट ये भी फिक्स्ड होता है. द एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो कि मैक्सिमाइज करता है एवरेज फिक्स कॉस्ट को. नो, एवरेज टोटल कॉस्ट को ये मैक्सिमाइज करता है अगर हमारी एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन है तो. करेक्ट आंसर होगा बी. इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स शोज दैट TP begins to decrease when AP begins to decrease but continues to increase at a decreasing rate. When MP is equal to AP, AP is decreasing but at its highest. When the MP curve cuts the average product curve from below, the average product is equal to marginal product. In stage 2,
TP इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रिचेज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। सिर्फ एक यही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा डी। द फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज that input whose quantity can be quickly changed in the short run in response to the desire of the company to change its production. That input whose quantity cannot be quickly changed in the short run in response to the desire of the company to change its production. तो फिक्स्ड इनपुट का मतलब तो यही होता है ना कि जिसको आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करने के लिए लॉन्ग टाइम की ज़रूरत होती है। एवरेज प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो? टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देख लेते हैं। After the inflection point of the production function, a greater use of the variable input induces a reduction in the marginal product. Before reaching the inevitable point of decreasing marginal return, the quantity of output obtained can increase at an increasing rate. The first stage corresponds to the range in which the AP is increasing as a result of utilizing increasing quantities of variable input. देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको बहुत ही ईजिली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, किसका स्लोप है? टीपी कर्व का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। सपोज अ फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट जनरेट करस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट इतना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट कितना होगा? टीपी है 200, 350, 450, तो इसका डिफरेंस होगा, दैट इज 100। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म? देख लेते हैं। एज अ फिक्स्ड इनपुट फॉर अ फर्म कैन नॉट बी चेंज, ये तो सही है। नेक्स्ट, TFC कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप इन द शॉर्ट रन, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप। देखो, जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, उसकी रिकवरी हमें धीरे धीरे होती है, लॉन्ग रन में होती है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दोगे तो भी वो एग्जिस्ट करेगा शॉर्ट रन में, एंड अगर आप लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी वो एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो हम यही मान करके चलते हैं कि लॉन्ग रन में कवर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी कि ये इनकरेक्ट है। TFC कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल सम ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड इनपुट्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन शॉर्ट रन अ फर्म्स फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी स्केप्ड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप, ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि लॉन्ग रन में भी चलता रहेगा। लॉन्ग रन में तो धीरे धीरे इसकी रिकवरी हो जाएगी ना। Diminishing marginal return for the first 4 units of a variable input is exhibited by the total product sequence. दिख जाएगा, देखो यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है, 60, देन 70, देन 80, तो ये तो इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग नहीं है। यहाँ देखो 50, देन 50, देन 50 कॉन्स्टेंट है, और यहाँ 40, देन 30, देन 20, तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न शो कर रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। The marginal physical product of the third unit of labor is dash. The marginal product of dash labor is negative. देख लेते हैं। कह रहे हैं the marginal physical product of the third unit of labor is। अब ये यहाँ पे तुम्हारे पास TP दिया हुआ है, ये देखो 2 का दिया है 14 और 3 का दिया है 20, इसका डिफरेंस कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6। एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डैश लेबर इज नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट में? देखो फिफ्थ यूनिट का है 25 और 6 यूनिट है 20, तो 20 माइनस 25, ये कितना जगह -5। तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 6 यूनिट ऑफ लेबर पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन द थर्ड ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन MP curve has a positive slope. MP curve lies completely below the average product curve. जो थर्ड स्टेज होता है उसमें हमेशा वो उसके बिलो होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। When marginal cost are below average total cost, जब वो उसके बिलो होता है तो उस केस में याद रखना कि एवरेज टोटल कॉस्ट हमेशा फॉल करेगा। नेक्स्ट, अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, ये हमेशा टैंजेंट होता है, क्योंकि हमने बना करके भी बताया था, ये जो शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होता है उसके टैंजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, टैंजेंट टू ऑल द कर्व्स ऑफ अ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। In the long run, if a very small factory were to expand its scale of operation, it is likely that it would initially experience, वो चाहेंगे कि स्टार्टिंग में उनको क्या मिले, an increase in pollution level, diseconomies of scale, वो चाहेंगे कि स्टार्टिंग में उनका economies of scale हो। A firm's long run average total cost curve is, अगेन हमने बताया कि tangent होता है short run average total cost curve के, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, जहाँ पे अगर आपने इनपुट को 100% से बढ़ाया तो आपका आउटपुट 120% से बढ़ेगा। डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट
यूज्ड लीड्स टू डबलिंग ऑफ द आउटपुट। तो ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है। अगर इनपुट 50% से बढ़ा तो आउटपुट 25% से बढ़ेगा। ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा है। अगर हम इनपुट को 1/4 मतलब 25% से बढ़ाएंगे तो आउटपुट 1/3 बढ़ेगा, दैट इज 33.33%। ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the marginal cost of a firm of producing the 9th unit of output is 20. Average cost at the same level of output is 15. Which of the following must be true? Marginal cost, average cost दोनों फॉल कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट दोनों राइज कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे। एवरेज कॉस्ट कितना है? 15 है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इस केस में हम यही मानेंगे कि दोनों क्या करेंगे? राइज करेंगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ये हमने बताया भी है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जैसे अगर मान लो हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ पे हम खुद ही टीचिंग कर रहे हैं, तो ठीक है मेरे को जो सैलरी मिल सकती थी क्या मिलेगी? नहीं, और हम उसको कहीं बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। पर अगर हम कहीं और टीचिंग कर रहे होते तो वहाँ से हमें सैलरी मिलती है, इसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर, यहाँ मनी पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है। मनी नॉट पेड आउट टू द ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि आपने पैसा नहीं पे किया ओनर को और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करें तभी तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, हमेशा याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनोवेटिव, कि जितना ज़्यादा वो इनोवेटिव होगा उसका प्रोडक्ट मार्केट में उतना ज़्यादा बिकेगा। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज वाइल अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर्ड रिसोर्सेज। Economic cost at the opportunity cost of a firm which uses its own resources. Correct answer होगा D. Next, in figure below, possible reason why the average variable curve cost approaches the average total cost curve as output rises is. अब ABC ये है और ATC ये है. Fixed costs are falling while TC are rising at rising output. TC are rising, average cost also rising, marginal cost are above average variable cost as output rises, average fixed cost are falling as output rises. भाई देखो इस केस में हमेशा यही होगा ना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा बढ़ेगा जब हमारा आउटपुट राइज करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिक्स कॉस्ट वैरी विथ चेंज इन आउटपुट। इफ वी एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा नहीं, तब हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नो, उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द LAC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लानिंग कर्व। यस। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स तो क्या हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, तब हमें एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी की इनकरेक्ट है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TVC एंड TC, अब देखो TC क्या होता है? TVC प्लस TFC होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? TVC। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आए होंगे। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।